इसके बाद शनि ये सारे ग्रह क्या है आपके? आंतरिक ग्रह और चट्टानी ग्रह। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन में इन चारों के अलावा कोई और ऑप्शन है? हाँ शनि। शनि। इसका मतलब शनि क्या है? वह ग्रह है और कैसी ग्रह। ठीक है, सर ये मेरा ये क्लियर हो गया। Yes. दूसरा क्या आपका? दूसरा क्वेश्चन, तारों का तापमान के तारों का रंग निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। 2 कथन से पहला कथन क्या था? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। और दूसरा क्या था आपका कथन? सूर्य के केंद्र में नाभ के नाभ की विखंडन क्रिया होती है। तो सूर्य के केंद्र में नाभ विखंडन होता है। मैंने पढ़ा था क्या? नाभ की संलयन की क्रिया होती है। विखंडन क्या होती है? परमाणु रिएक्टर में होता है और परमाणु बम। ठीक है, ये सब चीजें होती है। उसके बाद इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन इसका पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा इसका गलत। ये क्लियर? इसमें कोई दिक्कत डाउट है नहीं? तीसरा क्या था? तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन से देश 0 डिग्री देशांतर? इक्वाडोर लगाएं। सर लीबिया होगा ना? देखिए यहाँ पर जब मैंने कहा था मैप में देखने के लिए आप लोगों को, ये 0 डिग्री देशांतर है। ये कहाँ से गुजरी है? पहले ब्रिटेन, उसके बाद आपका फ्रांस, फिर आपका स्पेन, उसके बाद आपका अल्जीरिया, माली, उसके बाद आपका बुर्किना फासो, इसके बाद आपका टोगो और घाना। ये 12 से। तो इसमें कौन सा देश नहीं आया? 4 ऑप्शन है। लीबिया। लीबिया कहाँ देखिए? उससे हटकर है। और कितने मतलब अल्जीरिया के जस्ट उसका ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के मतलब अल्जीरिया और लीबिया के बीच में ट्यूनीशिया भी है, ध्यान रखिएगा। तो अल्जीरिया का पड़ोसी है और ट्यूनीशिया का पड़ोसी है, साथ में मिस्र का भी पड़ोसी। इसका मतलब ये आपका अलग है। मैंने बोला था कि आपको पहले ही बता दिया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा किन किन महाद्वीप से होकर गुजरती है और इसमें कौन कौन से देश स्थित हैं, ये आपको याद करना। साथ में उसका कैपिटल भी, राजधानी भी। ये क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? अगला क्वेश्चन क्या है? लीबिया। इसका आंसर लीबिया है। चौथे नंबर पे क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा व एप्सिलॉन संबंधित है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो एप्सिलॉन हमने पढ़ाया था जब ग्रहों को 8 ग्रहों के बारे में बताया था। उसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों तरफ क्या है? ग्रह हैं, छल्ले हैं। सर बी वाला सही होगा ना तब? और ग्रह पर स्थित ग्रह के नाम है। हाँ ये अनुग्रह पे स्थित ग्रह के हाँ, नाम है। उन्हीं का नाम है अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा और एप्सिलॉन। उनका नाम रखा गया है। 2 ग्रह हैं जिनके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, शनि है और दूसरा अरुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था आपका? क्या सही है? अरुण ग्रह के चारों तरफ जो छल्ले बने हैं वो इनका नाम। ठीक है, जो 5 छल्ले हैं, 5 छल्लों का नाम है। इसके बाद आपका 5वां नंबर क्या है? राज्य की सीमा नहीं प्रदान करते। हाँ, कौन सा देश ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? इसमें गलती है वही टाइपिंग में। ठीक है, वहाँ ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया, जबकि हमें अब करके लिखा था 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके मैंने ऑप्शन में रखा था, लेकिन वो गलती से वो नहीं लिखा गया। इसलिए 2 देश ऐसे हैं उसमें। कौन कौन से आपके? ये ब्राजील है आपका। इसके बाद देखिए इससे कौन कौन देश टच कर रहे हैं आपको? ब्राजील से फ्रेंच गुयाना है, उसके बाद सूरीनाम है, उसके बाद आपका गुयाना है, फिर आपका वेनेजुएला, इसके बाद कोलंबिया। देखिए कोलंबिया और पेरू के बीच में इक्वाडोर है जो ब्राजील से सीमा को साझा नहीं कर रहा है, यानी इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। फिर इक्वाडोर के नीचे ब्राजील है, ये पेरू है, पेरू के नीचे क्या है? चिली और बोलिविया। देखिए ब्राजील की सीमा को जो टच कर रहे हैं पेरू और बोलिविया है। उसके नीचे देखिए चिली
चिली कहीं से भी लग रहा है आपको, ब्राजील की सीमा डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं। तो दो देश ऐसे दक्षिण अमेरिका के दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील की सीमा को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते हैं, जिसमें आपका इक्वाडोर और चिली। ठीक है, बताइए इक्वाडोर की राजधानी क्या है? नहीं मालूम? क्या है? बगोटा। कैसे बगोटा होगा? कोलंबिया का बोगोटा। ठीक है, तो उसको आप पढ़िए, पढ़ तो रही हैं लेकिन थोड़ा सा उसको क्या होता है अच्छे से क्लियर से करिए उसको। ठीक है, और चिली की क्या है? ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए था। ये क्लियर हो गया। इसमें ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन में ऑप्शन है नहीं, अब क्या बताया ये भी दो इसमें? सही माना जाएगा ना, अगर चिली आपने ठीक है, आप लोग सही कर लिया जाएगा उसको। अगर ऐसा होगा तो सबसे बोल देंगे कि सर इसको एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे। ठीक है, आप लोग अब ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान होने नहीं है। सर जब चिली और इक्वाडोर दोनों पे तो उसका ही सही माना जाएगा ना। हाँ, वो सर इतना तक इटली रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आपका? हाँ, कौन सा कथन सत्य है? इसमें दिया था पृथ्वी का औसत घनत्व। 5.5। जब मैंने लिखाया था आप लोगों को पृथ्वी का आर्थिक संरचना पढ़ाया था, उसमें लिखाया था मैंने पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5। ये है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या था आपका? हाँ, ऊपरी और निचली क्रस्ट को लेहमैन रेखा अलग करती है। ऊपरी और निचली क्रस्ट को कौन रेखा अलग करती है? कोनराड करती है। और लेहमैन किसको करती है? अपर कोर और लोअर कोर को। ठीक है, इसका मतलब दूसरा गलत है, पहला क्या है? सही है। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा? केवल एक आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट पहला कथन सही होगा। क्लियर है इसमें? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? आग्नेय चट्टानें नहीं है। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टानें नहीं है? इसमें बताया था मैंने ग्रेनाइट, बेसाल्ट और नीस। ये क्या है सब? आग्नेय चट्टानें हैं। जबकि चूना पत्थर क्या है? सेडिमेंट्री वाले में आता है। ठीक है, ये चूना पत्थर जो होता है किससे बनता है? चूना पत्थर कन्वर्ट होता है किसमें? संगमरमर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सेडिमेंट्री वाले राज्य में आता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन होगा? चूना पत्थर। ठीक है, ये भी मेरा सही था। अगला क्या है आपका? हाँ, ज्वालामुखी और उसके देश पूछा गया था। ठीक है, इसमें है आपका, इसमें कोपा। कोपा कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में पाई जाती है। उसके बाद आपका है लुसिबियस। लुसिबियस कहाँ पाई जाती है? ये भूमध्य सागर में इटली के अलग बगल पाई जाती है। ठीक है, ये दिया है चिली। तो ये क्या दिया है? लीबिया दिया है। तो ये भी एक क्या है आपका? गलत है। इसमें एटना दिया है। एटना भी ज्वालामुखी में सिसिली द्वीप पे पाई जाती है। सर इटली इटली एटना सिसिली द्वीप पर ही पाई जाती है। ये क्या है ऑप्शन आपका? सही है। बाकी चार इसमें जो तीन थे वो गलत हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद नवा क्वेश्चन क्या था आपका? इसमें एटना सही है आपका। ठीक है, आइसलैंड। उसके बाद आपका नवा क्वेश्चन आपका प्रथम श्रेणी उच्चावच में क्या क्या आता है? प्रथम से हमने बताया था 3 उच्चावच होते हैं। प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी में मैंने बोला था महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी में क्या बोला था मैंने? पर्वत, पठार और मैदान। तृतीय श्रेणी में जो बाहरी शक्तियाँ होती जैसे बहता हुआ जल हो गया आपका, विमानी हो गया, लहरें हो गई, ठीक है, नदी हो गया, इनके द्वारा पवन हो गया, इनके द्वारा जो स्थाकृतियाँ बनती हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आती है। ठीक है, इसका मतलब इसमें नहीं पूछा है तो महाद्वीप और महासागर प्रथम में आते हैं। 2 उसमें पर्वत पठार जो कि था ऑप्शन में लास्ट 2 था उसमें वो नहीं आते। ठीक है, और पूछा था 10 क्वेश्चन क्या था 100 नंबर? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत बताया था मैंने। हाँ, वायुराशि परिकल्पना किसने दी थी? गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया था? कांट ने दिया था। नेबुला या निहारिका किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। उसके बाद अब क्या था? जेम्स ज्वारीय परिकल्पना हो गया। ठीक है, मोल्टन का हो और सिद्धांत हो गया।
इसका मतलब ये आपका किसका था ये? लाप्लास निहारी का। ठीक है, और कुछ अब भी इसके बाद किसी को डाउट हो बताइए। हाँ जी, सब लोग ठीक है? सर शुक्र आप क्या? शुक्र आप चले पाए जाते हैं नहीं, सिर्फ दो, अरुण और सलीम। ठीक है, सलीम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में दो तरीके से बनती हैं, एक अपरदन द्वारा, दूसरा आपका विच्छेद द्वारा। जैसे नदी कोई भी चट्टान को काटती है तो कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, और उन चट्टानों को लेकर कहीं पर डिपोजिट करती हैं, विच्छेद करती हैं, तो उससे कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं। तो मैंने बताया था आपको अपरदन दोनों कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं और कुछ विच्छेद द्वारा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछता है कि स्थलाकृतियों को नाम दे देता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? स्थलाकृतियों के नाम दे दिया और पूछ दिया इनमें से कौन सी नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, तो आपको उसमें से छांटना रहता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे पूछ दिया आपको वी आकार की घाटी, चार ऑप्शन दे दिया, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गार्ज कैनियन। क्या दिया? वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन। पूछेगा इनमें से नदी द्वारा कौन सी स्थलाकृतियां नहीं हैं, तो कौन सी नहीं होंगी? यू आकार की नहीं होगी। यू आकार की घाटी कैसे बनती है? हिमालय द्वारा बनती है। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो ये है स्थलाकृतियों के बारे में। बहते हुए नदी द्वारा, नदी हमने बताया था नदी तीन अवस्था से होकर गुजरती है। पहला क्या होता है? युवावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। इसमें एनर्जी और जल की मात्रा को लेकर भी है और विक्षेप को लेकर, उनके साथ जो मलबा जा रहा है उसको लेकर भी किया गया है। अगर युवावस्था में है तो उसमें क्या होगा? एनर्जी ज़्यादा होगी, जल की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ ढाल अधिक होगा और ज़्यादा फोर्स से वो कटाव करेगा। और ये ध्यान देना है कि जब नदी युवावस्था में रहती है उसका वर्टिकल इरोजन यानी लंबवत अपरदन ज़्यादा होता है, और जब नदी पौढ़ावस्था में होती है तो उसका क्या होता है? लंबवत अपरदन कम होकर उसका क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल अपरदन होता है। वो अपनी घाटी को क्या करती है? चौड़ा ज़्यादा करती है, उसका गहराई कम होती है। लेकिन युवावस्था में क्या होता है? उसकी गहराई अधिक होती है और उसकी चौड़ाई कम होती है। लेकिन पौढ़ावस्था में क्या होता है? उसकी चौड़ाई अधिक होती है, गहराई कम होती है। बाद में जाकर वो संप्राय मैदान में डेल्टा बनाती है और वो अपने मलबे को निक्षेप करती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। के बाद आप ये क्या होगा? ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद आपको चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। सर
जी इसमें निक्षेप द्वारा में क्या क्या लिखे थे चारों ऑप्शन में एक बार फिर से बोल दीजिए। निक्षेप के बारे में हाँ। जड़ोड़ वन जड़ोड़ सन कभी हम लिखा देंगे, आप परेशान मत होइए। हम आपको समझाने के लिए बताने के लिए हम पहले आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप किताब जाकर घर में पढ़ें तो आपको चीज़ों को अच्छी तरह समझ में आए और आप उसको क्या करें हाँ, ठीक है। नदी द्वारा निर्मित इस प्रक्रिया देखिए नदी के अपर्दन कारकों में, नदी के अपर्दन कारकों में चार प्रकार के कारक मुख्य हैं। चार प्रकार के कारक मुख्य हैं। पहला गुलन क्रिया, गुलन क्रिया जिन्हें संचारण भी कहते हैं, संचारण, गुलन क्रिया या संचारण भी कहते हैं। दूसरा जलिक दाब क्रिया, जलिक दाब क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन, जलिक दाब क्रिया। तीसरा अपघर्षण, अपघर्षण। चौथा सन्निघर्षण, सन्निघर्षण, सन्नि ठीक है, सन्निघर्षण। ये चार हैं, चार कारक हैं जो अपवर्तन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्योंकि चारों को मैंने बताया था, समझाया था चारों क्या चीजें होती हैं। जैसे पहला क्या था आपका गुलन क्रिया, जब पानी चट्टानों के साथ संपर्क में होता है तो क्या होता है, तो चट्टान क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं, उसको गुलन क्रिया से उनका अपवर्तन होता है, उससे क्या कहते हैं, गुलन क्रिया। दूसरा मैंने क्या बोला, हाँ, जब बाहर का क्षेत्र आता है तो क्या होता है, जब बाढ़ के क्षेत्र आते हैं देखते हैं कटाव कैसा होता है। जब वो प्रेशर मारता है जल का तो क्या होता है, कटिंग पूरा एकदम कोलैप्स हो जाता है, पूरी पूरी क्या होती है, ज़्यादा 1 मीटर 2 मीटर की लेयर क्या करती है उसमें कोलैप्स हो जाती है, उसके प्रेशर की वजह से होता है, तो वो दाब के कारण होता है। ठीक है, जितना भी प्रेशर डालेगा उस पर वो चट्टाने का टूट कर वो नीचे गिर जाती है। तो दूसरा क्या है, तीसरा अपघर्षण है। अपघर्षण मतलब क्या होता है, जब जल नदी का जल अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर चलता है तो क्या करता है, वो तली पर उसके कुछ कंकड़ पत्थर द्वारा वो घसीटते हुए चलता है, रगड़ खाते हुए चलता है, जिससे वो मिट्टी क्या होती है उसकी उखड़ती रहती है, नीचे की चट्टान क्या होती है, टूटती रहती है, उसे क्या कहते हैं, अपघर्षण। और चौथा नंबर क्या था आपका, सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या होता है, जो जल के अंदर टुकड़े होते हैं पत्थर के या चट्टानी टुकड़े जो होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, क्या करते हैं, आपस में वो लोग टकराते रहते हैं। आपस में टकराने से जो अपवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, सन्निघर्षण। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखिए इसमें।
गुलन क्रिया लिखिए। नदी, पहला नंबर लिखिए गुलन। नदी के जल में पदार्थों के घोलने की बड़ी शक्ति होती है। नदी के जल में पदार्थों को घोलने की बड़ी शक्ति होती है। नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर सैल से अलग हो जाते हैं। सैल मतलब चट्टानों से। सैल से अलग हो जाते हैं और जल के साथ मिल जाते हैं। जिसे घुलन क्रिया कहते हैं। घुलन या संक्षारण क्रिया कहते हैं। अगला लिखिए। क्या संसार बोले हैं? ठीक है। अगला क्या था? अब घर्षण जलदाब क्रिया लिखिए। जब नदी ऐसी चट्टानों जिसमें जोड़ होते हैं हाँ से होकर बहती है जब नदी ऐसी चट्टानों से होकर बहती जिसमें जोड़ होते हैं तो जल की रगड़ और दाब प्रेशर से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर या उखड़कर धारा के साथ बह जाते हैं। इस प्रक्रिया को जलीदाब प्रक्रिया कहते हैं।
इसमें केवल जल की भूमिका होती है। इसमें केवल जल की भूमिका होती है। जल की क्रिया भूमिका होती है। इसमें कंकड़ पत्थर या रासायनिक की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें कंकड़ पत्थर या रासायनिक क्रिया की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला अपघर्षण। क्या मतलब ऐसी चट्टानें होती हैं जो कई लेयर में होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। हाँ हाँ, जो चूने पत्थर वाली होंगी वो उसमें घुलन क्रिया हो जाएगी, उसमें घुलन वाला काम करेगा, ठीक है। इसलिए 4 कारक बताए गए हैं। कौन कौन से? घुलन बताया गया है, यदि चूना पत्थर वाले होंगे तो उसमें क्रिया जल से क्रिया करेगा और घुलन क्रिया होगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था? जलदाब क्रिया, यानी प्रेशर की वजह से कोई भी लहर आ रही है, उस पर धक्का आ रही है, उसमें घुलन भी हो रहा है और प्रेशर भी लग रहा है, दोनों लग रहा है उसमें, ठीक है। अब इसमें सिर्फ खाली क्या प्रेशर किया बस। घुलन में रासायनिक क्रिया हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है? नहीं, प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर की वजह से, हाँ प्रेशर पड़ रहा है, उसका तो टूट जाएगी, ठीक है, ऐसी हो इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है? अपघर्षण। नदी में बहते हुए, अपघर्षण लिखिए, नदी में बहते हुए कठोर चट्टानों के टुकड़े, नदी में बहते हुए कठोर चट्टानों के टुकड़े भूमि को काटने में, भूमि मतलब उसके, अगर नदी बह रही है तो उसके तली क्षेत्र में, अगर वो कहाँ पर है? युवावस्था में है तो तली क्षेत्र में ज़्यादा कटा होगा, अगर प्रौढ़ावस्था में है तो उसके क्या होगा? अगल बगल ज़्यादा कटा होगा। यानी जो कंकड़ पत्थर हैं, भूमि मतलब, तो आपको जिस अवस्था में होगा, तली में है तो तली भी लिख सकते हैं या अगल बगल, ठीक है, क्वेश्चन में दोनों में। ऐसा नहीं मतलब कि भूमि मतलब कहीं की भूमि, सिर्फ वो नदी जो बह रहा है वहाँ की भूमि के बारे में, ठीक है। भूमि में काटने, भूमि को काटने में यंत्र का काम करता है। भूमि को काटने में एक यंत्र क्या काम करता है? तेज धार वाले शैल, तेज धार वाले शैल के टुकड़े, तेज धार वाले शैल के टुकड़े मुलायम चट्टानों को खुरच कर काट देते हैं। मुलायम चट्टानों को खुरच कर, यानी रगड़ते हुए उसको, खुरचते हुए जाते हैं, उसको काट देते हैं। और कठोर चट्टानों को घिस कर चिकना बना देते हैं। कठोर चट्टानों को घिस कर चिकना बना देते हैं। इस
प्रक्रिया को घर्षण कहते हैं। अगला सन्निकर्षण। जिन पदार्थों को जल बाहर कर ले जाता है, जिन पदार्थों को जल बाहर कर ले जाता है, जल बहा कर ले जाता है, वे आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, वे आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, और वे तली पर, तली मतलब नीचे जो आपका नदी का नीचे का क्षेत्र है, और वे तली पर लुढ़कते हुए तोड़ फोड़ करते हैं, और वे तली पर लुढ़कते हुए तोड़ फोड़ करते हैं। ये आपस में टकराने से गोल एवं चिकने बन जाते हैं। ये आपस में टकराने से गोल एवं चिकने बन जाते हैं। गोल एवं चिकने, गोल बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अपरदन द्वारा निर्मित शिलाकृतियां। नदी के अपरदन द्वारा निर्मित शिलाकृतियां। छोड़िए उतना ही। नदी के अपरदन द्वारा निर्मित शिलाकृतियां। देखिए, इसमें लिखिए वी आकार की घाटी, ये याद भी करना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। वी आकार की घाटी, कार्ज, कार्ज, कैनियन, कहीं कहीं आई आकार की घाटी आती है, मतलब आई आकार की घाटी। ठीक है, कहीं पर देखने को मिलता है आई आकार की घाटी जो लंबवत होता है, क्योंकि ढाल सीधे होते हैं। चलो हो गया, बी आकार की घाटी, गाज, कैनियन। उसके बाद आप लिखिए नदी फिसर, नदी फिसर, फिसर, नदी फिसर। जल गर्तिका, जल गर्तिका,
मोरकोल्स। जल गतिका, ठीक है, और जलप्रपात, वाटरफॉल, ये नदी द्वारा निर्मित सलाखियां हैं। ठीक है, इसमें लिखते जाइए कि पॉइंट नंबर 9 उसके बाद करते हैं आपको अवनवन कुंड, अवनवन कुंड, अवनवन कुंड, प्लान होल, हो गई। अवनवन कुंड ये वर्ष के बीच बताया है। ठीक है, जलगतिका हो गया आपका, ठीक है, और नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं, क्या इसमें दोनों इंक्लूड है। ठीक है, युवावस्था, पौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, और जल क्या वाटरफॉल, जलप्रपात हो गया। उसके बाद क्या अवनवन कुंड, ठीक है, जलगतिका, फिर नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं। ठीक है, ये उसके बाद आपके क्या होंगे, जब बाढ़ का मैदान आएगा वो क्या होगा, वो निक्षेप वाले में आएगा। ठीक है, ये आपके होंगे वो वृद्धावस्था में आएगा, ये बीच में आ गए हैं। उसमें पहला क्या था आपका वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी कहाँ बनती है, ये युवावस्था बनती है। जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ जल की मात्रा अधिक होती है, तो कंकड़ पत्थर भी होते हैं उनके साथ, जो अपरदन शक्तियाँ होती हैं जिनसे वो अपरदन करती हैं तो ज़्यादा होती हैं। इसलिए जब वो ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती हैं तो क्या होता है, उसमें वी आकार की घाटी बनती है, जिनका क्या होता है, जिनका ये पोर्शन क्या है, उत्तल है। ठीक है, और गहरी है क्या होती है, खाई बनती है। ठीक है, इसके बाद आपका गाढ़ बनता है, फिर उसके बाद हाँ ये भी इसका विस्तृत रूप होता है। हाँ, वी आकार घाटी का क्या होता है, वो विस्तृत रूप होता है, उसको गाछ कहते हैं। गाछ का विस्तृत रूप होता है, उसको कैनियन कहते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस में है। उसके बाद अगर खड़ी ढाल है दोनों साइड में, दोनों साइड में उसकी ढाल क्या है, ढाल जो उत्तर है मान लीजिए सीधा कटाव हो गया, खड़ी ढाल हो गई तो आई आगे दिख रहा है, आई की शेप में दिख रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, आई आकार की घाटी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद क्या लिखा था मैंने, जलप्रपात, नदी विसर्ग। जब नदी प्रवाहित होती है, जब युवावस्था से किसमें आती है, प्रौढ़ावस्था में आती है, तो उसमें क्या होती है, उसमें थोड़ा सा लहरनुमा चीज होती है। जब ये क्या होती है, लहर बढ़ जाता है तो इससे क्या हो गई, ये विसर्ग हो गया। ठीक है, एक ये लहर है, इसमें यही लहर क्या करता है, बाद में कौन सा निर्माण करता है, किस चीज का, गोकुल झील। क्या होता है, जब कभी नदी इस तरह चल रही है कोई बहुत बड़ा विसर्ग बना रही है। ठीक है, ये नदी क्या होगी, एक विसर्ग बना रही है, लेकिन कभी किसी कारणवश या तो हो सकता है कि इसके नदी में जल की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। दो रीजन होंगे, नदी पूर्ण यौवन को कब प्राप्त करती है, दो रीजन होता है, यानी उसके फिर उसकी पहले वाली शक्ति आ जाए, उसके दो रीजन होते हैं। पहला ये होता है, उसमें क्या होगा, जल की मात्रा अधिक हो जाए। दूसरा क्या होगा कि उसके अगल बगल का क्षेत्र का क्या होगा, या उत्थान हो जाए या उसका
निमज्जन हो जाए, यानी उसको नीचे हो जाए या ऊपर उठ जाए। देखते हैं कभी भी क्षेत्र का जब कोई भी धरातल ऊपर नीचे होता है तो बहाव क्या होता है नदियों का, तेज हो जाता है। तो किसी कारणवश जब इस पानी का जल की मात्रा क्या होगी इसमें अधिक हो जाती है, तो ये जो पहले ऐसे चल रही थी ये ऐसे नहीं चल के फिर क्या करेगी, सीधा मार्ग अनुसरण करेगी, ठीक है। फिर ये जो वाला पोर्शन बच जाएगा इसे क्या कहेंगे हम लोग, गोकुल झील। आक्सबो लेक, ठीक है, ये बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ये हमारे यहाँ का है क्या। और उसके बाद जो आपका ये राम प्रताप भी बताया जाता है, राबड़ी नदी का, राम प्रताप देखा आपने गोरखपुर का, वो भी बताते हैं। राप्ती नदी का एक तरह देखा जाए, राप्ती नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, गोरखपुर से होके राप्ती नदी बहती है, उसका हो सकता है वो छाना झील है, उसको छाना झील भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, समझ में आया। इसके बाद वेदिकाओं में क्या होता है, एक उसकी चट्टानों की संरचना के हिसाब उसका कटाव होता है। कोमल चट्टानें होंगी तो ज़्यादा कटाव होगा और कठोर चट्टानें होंगी तो कम कटाव होगा। उसमें एक क्या होगा, एक सीढ़ीनुमा आकृति बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, ये नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित आकृतियां हैं। और निक्षेप में क्या था आपको बताया था, प्राकृतिक तटबंध, जैसे नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो अपने अगल बगल अगर प्रवाहित होगी तो यहाँ का मलबा क्या करेगी, इस साइड निक्षेप करेगी, एक साइड में, एक तरफ दोनों साइड में गंगा निक्षेप करती चलेगी। तो एक क्या कहीं प्राकृतिक एक नेचुरल अगल बगल अपना एक बांध बनाती रहती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक तटबंध। और मैंने बताया था जलोढ़, जब नदी अपने युवावस्था से जब नीचे की तरफ आती है, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आती है तो अपने साथ बड़े बड़े क्या ले जाती है, पत्थर लेके जाती है। पत्थर को लाकर वो जहाँ गिराती है तो क्या होता है, उसका वही निक्षेप करती है, उसके आगे वो लेकर नहीं चल पाती। कभी भी आप लोग जाएंगे जब पहाड़ी क्षेत्रों में तो आपको नदियों के किनारे बड़े बड़े बोल्डर दिखाई देंगे पत्थर के, जिनमें नदियाँ क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, यानी उसके नीचे नीचे प्रवाहित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भाबर। क्या बोलते हैं हम, भाबर कहते हैं। भाबर का क्षेत्र एक कंक्रीटी पथरीली क्षेत्र होता है जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भाबर के बाद क्या होता है, तराई आते हैं, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पकड़े टुकड़े होते हैं जो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उनका अलग अलग पोर्शन होता है। जब वो नदियाँ लाती हैं अपने और बहुत दूर क्षेत्र में उसका फैलाव होता है, अपने और निक्षेप करती हैं, उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं, पंख के नुमा होता है। और जलोढ़ संख में क्या होता है, जब नदियाँ कंकड़ पत्थर को ज़्यादा उसका फैलाव नहीं कर पाती हैं और एक शंकु की नुमा उसका बनता है, उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ संख। जैसे दूर नहीं, जैसे मान लीजिए क्या है, पर्वत है, ठीक है, यहाँ से ये मलबा लाकर क्या कर रही है, ये इकट्ठा कर रही है, एक शंकुनुमा बनता है, इसे क्या कहेंगे, जलोढ़ संख। लेकिन जब इसका फैलाव होगा एक पंखी नुमा आकृति बन देगी तो उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहेंगे। इसके बाद आप देखते हैं बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान भी क्या होगा, निक्षेप होता है, जहाँ पर नदी द्वारा मिट्टी लेकर आई जाती है, उसके बाद उस मिट्टी का क्या करती है, वो वहाँ पर डिपोजिट करती है मैग्नेट करो, जिन्हें हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। इसमें दो तरीके होती हैं, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। जो पुरानी मिट्टी होती है, जो कम उपजाऊ होती है, उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। जो नवीन मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, खादर बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उपजाऊ नहीं है बांगर, बांगर भी क्या है, उपजाऊ, कंपेयर टू खादर के। जैसे मान लीजिए कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसका जल की मात्रा जहाँ जहाँ पहुँच रही, हर पहाड़ के क्षेत्र में जहाँ जहाँ वो टच कर रहा है वो क्या होंगी, वो खादर में आएंगे। उसके बाद वाले क्या आएंगे, वो बांगर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये निक्षेप कर रही है छोटे छोटे, मतलब चट्टानी टुकड़े वहाँ पर क्या होंगे, डिपोजिट हो रहे हैं, यानी मतलब निक्षेप। तो ये निक्षेप वाले में संगतियों में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डेल्टा।
डेल्टा में क्या होता है, वो भी होता है, वहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, छोटी छोटी तनिकाओं में, तनिका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, समप्राय मैदान मतलब एक लेवल आ जाता है, बेस लेवल। उसके बाद क्या होती है, नदियाँ का प्रवाह होता है हमेशा ऊंचाई से लेकर अपने आधार तल को प्राप्त करती है, तो ऊंचाई से लेकर वो नीचे की जाती है, जहाँ तक वो उनका आज तक वो आधार वो बेस लेवल प्राप्त नहीं होता है, तो वहाँ पर आने के बाद क्या होती है, वो इधर उधर बढ़ जाती है और वो अपना जो भी साथ में मरवा लाती है वहाँ निक्षेप करती है, तो जिसे हम एक डेल्टा एक आकृति बनता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा भी 3 तरह या 4 तरह के होते हैं, जिनमें आपका चक्राकार डेल्टा होता है, पंचाकार होता है, ठीक है, और ज्वार ट्रांसफर एचुरी वाला हो गया आपका, और एक परित्यक्त छोड़ दिया गया था। जैसे कुछ नदियाँ होती हैं, एक डेल्टा बनाती हैं, फिर उसको छोड़कर फिर वो फॉरवर्ड अकाउंट डेल्टा बनाती है, तो उसमें उसको कंटेनर में रखा जाता है, यानी लगभग 4 या 5 डेल्टा हो जाएंगे। तो ये आपके इसमें आएंगे, निक्षेप वाले आएंगे, तो अपर्दन वाले हो गए और निक्षेप वाले होंगे। तो इन आकृतियों को आपको हमेशा क्या करना है, दिमाग में रखना है कि कौन अपर्दन द्वारा हुई है निर्मित और कौन आपके निक्षेप द्वारा हुई है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पूछेगा कि प्रौढ़ावस्था में कौन सी बन रही है, वृद्धावस्था में कौन सी बन रही है, युवावस्था में कौन सी बन रही है। मैंने बताया युवावस्था में आपकी यू बी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन, ठीक है, ये बन रही। और आपके प्रौढ़ावस्था में विसर्ग, नदी विसर्ग और नदी वेदिकाएं ये आपके बन रही हैं। और वृद्धावस्था में आपका डेल्टा, बाढ़ के मैदान ये लगभग देख लिया जाए, ठीक है, ये चीज़ें। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके लिख लेंगे, ठीक है, चलिए लिखिए। हाँ जी बोलिए। अपर्दन और निक्षेपण में देखिए, जहाँ से चट्टाने के टुकड़े उठाकर अपर्दन मैंने बताया था, अक्षय और अपर्दन बताया था आपको। तो अक्षय अपर्दन में क्या डिफरेंस है आपका? ठीक है, अक्षय में क्या होता है, एक ही जगह पर चट्टानों के टूटने क्रिया को अक्षय कहते हैं। अपर्दन मतलब उस जगह चट्टान पर कहीं दूर ले जाकर डिपोजिट करेगी। नदी क्या कर रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों को उठा रही है और भी रास्ते में चट्टानों को ले रही है, उसको क्या कर रही है, उठा कर जाकर कहाँ डिपोजिट कर रही है, दूर जाकर कर रही है। कहीं डेल्टा बना रही है तो कहीं पर आपका बाढ़ का मैदान बना रही है, ठीक है, और कहीं आपके जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख बना रही है। तो मतलब ये हो गया निक्षेप, यानी चट्टानों को उठाकर तोड़ फोड़ कर, जो पहले हो गया तोड़ फोड़ कर कहीं ले जाकर जाना, उसको क्या कहते हैं, तोड़ना फोड़ना अपर्दन बोलते हैं। और कहीं पर ले जाकर छोड़ देना उसको, जैसे होता है ना कि हमको दे दिया जाए, मान लीजिए बहुत सारा जो भी हमारा फेवरेट चीज़ हो उसको बहुत सारा लेकर चलने की कहा जाए, मुझे 1 किलोमीटर चलना है या 2 किलोमीटर चलना है, तो हम हमारी जितनी एनर्जी रहेगी शुरुआत में क्या करेंगे, शुरुआत में बहुत सारा हम गठन लेके चलेंगे। कुछ दूर जाने पर क्या होगा, हमारी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो क्या करेंगे, उस गठन में से कुछ सामान या तो फिर हम लेकर इस तरह चलें, या तो अगर सही सलामत पहुंचना चाहते हैं तो कुछ सामान क्या करेंगे, वहाँ पर रख देंगे, वही छोड़ देंगे। तो वो छोड़ना ही क्या कहता है, निक्षेप कहलाता है। हाँ हाँ हाँ, क्या कुछ भी हाँ हाँ हाँ, नहीं आकृति बनाने न बनाने की बात नहीं, अगर वो निक्षेप कर रहा है तो कर रहा है, मतलब कहीं छोड़ रहा है, जैसे कि पत्थर के बड़े टुकड़े लेकर गया। अपर्दन, अपर्दन मतलब कि चट्टानों के टुकड़ों को तोड़ना, ठीक है। जैसे हमने बताया 4 कारक हैं आपके, कौन कौन से हैं, घर्षण, सन्धि घर्षण, घूर्णन और जलदाब क्रिया। ये क्या करती है, ये चट्टानों को तोड़ती हैं। उसके बाद जो नदी का जल रहता है उन चट्टानों को उठाता है और लेकर चलता है अपने साथ।
बड़े बड़े चट्टानों से लेकर छोटे छोटे चट्टानों को लेकर वो क्या करता है, चलता है। शुरुआत में उसकी सामर्थ्य ज़्यादा रहती है, तो बड़े बड़े चट्टान को लेकर वो स्लोप के अकॉर्डिंग, ढाल के अकॉर्डिंग वो उठाकर लाकर आपके पर्वत के उसके तली में क्या करता है, वहाँ निक्षेप कर देता है, क्योंकि उसके बाद उसकी शक्ति नहीं रहती है उन बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को आगे लेकर चलने की। लेकिन उसके पास इतनी शक्ति रहती है कि छोटे टुकड़ों को आगे लेकर चल सके। इसलिए भाबर का जो मैदान बनता है वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर दिखाई देते हैं। और उसके बाद तराई का क्षेत्र आता है, वहाँ पर छोटे छोटे आपके दिखाई देते। फिर उसके बाद आपका मध्यवर्ती क्षेत्र में आते हैं हम, तो बाढ़ का मैदान आपको दिखता है कि वहाँ पर मिट्टी के जो खादर और बांगर होता है, वहाँ पर वो चीज़ें आपको देखने मिलती है। इसके बाद उसके बिया और मैकेनिकल आपको मिल जाएंगे डेल्टा वाले क्षेत्र में। वो बीच बीच में जरूरी नहीं है कि वो अपर्दन वहाँ पर किया तो वही लेकर आएगा, बीच में भी वो कर रही है। कंटिन्यूअस उसका क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस वो करती जा रही है। कहाँ मैंने बोला वहाँ पर वर्टिकल हो रहा है, शुरुआती मोड में क्या हो रहा है, युवावस्था में वो वर्टिकल चल रहा है, पौधावस्था में क्या रहा उसका हॉरिजॉन्टल अगल बगल काट रही है, और वृद्धावस्था में तो मतलब जीरो हो जाता है, वहाँ पर लगभग वो विक्षेपित ही करना होगा। ठीक है, अब कोई डाउट क्लियर हुआ? चलिए लिखिए इसमें वी आकार की घाटी। सर्वप्रथम नदी अपने तली को काटकर, तली मतलब बटन, तली को काटकर उसे गहरा करती है, और करती रहती भी है। ठीक है, कंटिन्यूअस उसमें रहता है, जिससे उसकी आकृति अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह होता है, इसमें दीवारों के ढाल तीव्र एवं उत्तल होता है। तीव्र एवं उत्तल समझ में आ रहा है आप लोगों को? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो उसका शेप कैसा होता है उत्तल लेंस का, यानी उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस का शेप कैसा होता है, बीच में उभरा रहता है, और अवतल लेंस का क्या होता है, बीच में दबा रहता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमने बताया था आपको वी आकार वाले में, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या उभरा हुआ है ना ये। ठीक है, समझ में आया? हाँ, बॉटम नीचे सतह। ठीक है, इसमें दीवारों का ढाल तीव्र एवं उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत सकरी एवं तंग होती है।
सकरी एवं तंग होती है। अगला गाढ़। तंग मतलब तंग जल्दी जल्दी कहते हैं हम लोग, बहुत पतली सी होती है, तंग होती है। अगला गाढ़। ये अत्यंत तीव्र एवं संकीर्ण घाटी होती है। संकीर्ण घाटी होती है। हाँ, व्यवस्था किया है, ठीक है। तीव्र एवं संकीर्ण होती है। इसमें घाटियां, किनारों पर चौड़ी, इसमें घाटियां किनारों पर चौड़ी, और तली में गहरी होती हैं, और तली पर गहरी होती हैं। अगला कैनियन। तली में गहरी होती है, नीचे कटाव ज़्यादा होता है और उसकी किनारों पर, ये किनारे क्या होता है, ये चौड़ी हो जाती है, यानी ये आकार से ज़्यादा इनका चौड़ाई हो जाता है, ठीक है। क्या ठीक है। अगला कैनियन। गाज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। गाज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। इसकी रचना वहाँ होती है, इसकी रचना वहाँ पर होती है जहाँ पर कोई नदी ऊंची पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? नदी, ठीक है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन पूछा जाता है कभी कभी। ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया है या बनी है, किस नदी के द्वारा? तो आपको क्या करना है, वो
बोलो रेडो नदी, ठीक है। मैं कराएंगे क्या मैं कराएंगे टाइम हो गया? ठीक है, इस पर ये जो भी इस पर करिएगा, जो भी इस पर करेंगे वो आ जाए सब कुछ का, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ग्रांड कैनियन। ये कोलोराडो नदी पर बना हुआ है, ये भी क्या है आपका कैनियन ही है। कैनियन क्या होता है? गार्ड्स का स्थिर रूप होता है। ये भी क्या है? नदी के युवावस्था में बनती है। नदी की युवावस्था में आपकी वी आकार घाटी और आपका गार्ड्स और कैनियन कहीं कहीं पर आपको आई आकार में मिल जाता है, ठीक है। वो अगर खाल खड़ा हो सीधा आई की तरह, ये हो गया। अब देखिए अगला जलगर्तिका। जलगर्तिका, जलगर्तिका नदी के बहते जल में, नदी के बहते जल में विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर, विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर, नदी के बहते जल में विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर नदी के तल में गड्ढे बना देते हैं, नदी के तल में गड्ढे बना देते हैं। जिसे जलगर्तिका कहते हैं। अगर यहाँ कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का होंगे कोई, उनको पता होगा जब खेत में पानी चलाया जाता है तो जब पानी चलाया जाता है तो जो नाली बनाई जाती है मिट्टी की दोनों तरफ से मेड़ लगाकर, तो फिर उसके देखते नदियों में क्या होता है? गड्ढे छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं। तो क्या करते हैं वो गड्ढे, क्या करते हैं मतलब कैसे बनते हैं? जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उसको होल करते हैं, घूमते घूमते बनते हैं, वो होल करते हुए चले जाते हैं। तो जो होल बनता है वही गर्तिका, जलगर्तिका कहते हैं, ठीक है। अगला लिखिए। हाँ, ये आपकी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा। अवनमन कुंड, अवनमन कुंड ये जो होल बनते हैं जलगर्तिका के, जब ये बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें? अवनमन कुंड कहते हैं। तो लिख दीजिएगा जलगर्तिका का विस्तृत रूप को, जलगर्तिका के विस्तृत रूप को क्या? हाँ, नदी भी बनते हैं। अवनमन कुंड कहते हैं। जलगर्तिका के विस्तृत रूप को अवनमन कुंड कहते हैं। अगला जलप्रपात। वाटरफॉल, अच्छा वाटरफॉल देखा आप लोगों ने? कैसा होता है? काफी ऊंचाई से नीचे रियल में नहीं देखा आप लोगों ने? तो ऊपर से गिरता पानी। हाँ, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर से पानी गिरता है, एक झरने के रूप में होता है, उसे हम वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। ये और इसके बाद एक छिपलिका होता है जिन्हें रेपिड्स कहते हैं, ठीक है। एक जलप्रपात होता है और एक छिपलिका होता है। छिपलिका क्या होता है? एक सीढ़ी नुमा, ठीक है, गिरती रहता है थोड़ा सा। यानी वाटरफॉल क्या है? तो ऊंचाई से एक साथ नीचे गिर रहा है। और छिपलिका रेपिड्स में क्या होता है? वो धीरे 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 कई लेयर में नीचे गिरते हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं?
स्फटिका कहते हैं। ये वाटरफॉल के भी आ जाता है, ठीक है। देखिए वाटरफॉल में जब किसी नदी तल का ढाल, जब किसी नदी तल का ढाल साधारण न होकर, जब किसी नदी तल का ढाल साधारण न होकर अचानक से तीव्र या ऊर्ध्वाधर हो जाता है, अचानक से तीव्र या ऊर्ध्वाधर हो जाता है, तो जल तेजी से नीचे गिरने लगता है, तो जल तेजी से नीचे गिरने लगता है। सर एक मिनट आप इसे ही जलप्रपात कहते हैं। क्या? ठीक है, इसके बाद हम लोग मैप भी करते हैं। मैप के बारे में लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, हर चीज पढ़ कर आइए ताकि हम थोड़े से बता दें आपको निकले, ठीक है। हाँ। सर इसका क्या मतलब है? नदी की घाटी अध्यक्ष सक्रिय मतलब है कौन सा? कि ये घाटी लास्ट में लाइन है। हाँ। नदी की घाटी अध्यक्ष सक्रिय मतलब अत्यंत सक्रिय हो, पतली होती है, कम होती है, उत्तर होती है, उत्तर लेंस देखा आपने? उत्तर लेंस या दर्पण जो भी कैसा होता है? जैसे हम वी बनाते हैं, वी कैसे बनाते हैं इंग्लिश में? ऐसे बनाते हैं वी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा क्या? उत्तर। क्या कहा उन्होंने? उत्तर। तो फिर हम क्या करेंगे? ये वाला पोर्शन क्या है? उत्तर है ना, उभरा हुआ। उत्तर मतलब उभरा हुआ था, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है। आप लोग घर पे किताबों के जैसे भी आप मैंने बताया नदी द्वारा निर्मित विश्रांतियाँ, एक बार घर पे पढ़िए आप लोग जाकर। इसके बाद हम कल नदी भी पढ़ेंगे और आपका वायु द्वारा भी, दोनों नदी और वायु द्वारा, ठीक है। तो जल्दी थोड़ा सा हमारी थोड़ी सी हेल्प भी करिए आप लोग ताकि हम आगे बढ़ें, नहीं तो हम इधर ही रह जाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। तो आप लोग भी पढ़ कर आइए, ठीक है। आप लोगों से बार बार कह रहे हैं घर पे पढ़िए ताकि हम थोड़ा सा तेज चल सकें, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। मुझे थोड़ी सी मैं थोड़ा सा बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप पढ़ के आएंगे तो हम थोड़ा सा ही बताएंगे तो आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो मुझे बार बार चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग नदी द्वारा पढ़ कर आएंगे, ठीक है। मैंने तो आधा बता दिया है, लगभग समझा तो पूरा दिया है, लिखवाना बाकी है। आप पढ़ कर आएंगे। इसके बाद वायु द्वारा, फिर इसके बाद आपका विमानी द्वारा, ये लेफ्ट फॉर्म पढ़ना। आप सोच रहे हैं कल तो नहीं, कल तो शायद ऑफ हो, हाँ। तो उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे हम। इस लेफ्ट जो भी विषयाकृतियाँ हैं और भी हैं, लेकिन हमें 3 ही पढ़ना है, नदी, विमानी और वायु। लेकिन इसके बाद क्या आता है? सागर वाला भी आता है, सागर द्वारा निर्मित, वो पढ़ना है, आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। और भी हम एक बार बोल देंगे लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो घर पे पढ़ के आइए, अच्छा लगेगा हमको भी और आप लोगों को भी तो बेहतर लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी वही थोड़ा बहुत समझता जो नदी बह रही है, जलप्रपात ये डिपेंड करता है कि आइको बस्तर भी होगा, सब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये नदी नहीं दिख रहा था। गूगल पे सर्च करके चलिए ना।
ये क्लियर है आपकी, उत्तर मिल गया कि क्या क्या बताया था मैंने? मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो, कोलंबिया। चलिए आप बताइए, आप उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में मैंने बताया था, आप बताइए जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, टाइम बहुत कम है। सर मिसिसिपी, हाँ? सेंट लॉरेंस और कोलोराडो, हाँ चलिए, और बस इतना ही लिखाया था मैंने। कोलंबिया और इसका मतलब घर पे आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, यही ना? कितनी बार बोलते हैं घर पे पढ़िए। देखिए कोई भी एग्जाम आएगा तो आप 1 महीना पहले तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी क्या होती है, सालों साल चलती है। जो पढ़ रहे हैं ये तैयारी ही हो रही है आपकी, इसलिए घर पे पढ़िए जाकर, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, कल छुट्टी है तो ध्यान रखिएगा उसको पढ़ते हुए। चलिए लिखिए अगला, किसी नदी वाले में लिखिए, 2-3 नदी और बची हैं। मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, हाँ जी, हाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ हैं। इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपके कौन कौन से आते हैं? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। ठीक है। मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी कहाँ बहती है? कनाडा, कनाडा में बहती है। ये कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। ये मैकेंजी नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। ये ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ये ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, ब्यूफोर्ट। ऊपर में देखिए, आर्कटिक महासागर वाले पोर्शन में देखिए आपको पोर्शन देखिए। और ये ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से प्रभावित होती है, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से प्रभावित होती है, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है। अगला यूकॉन नदी, यूकॉन नदी, हाँ यूकॉन नदी। ये लेविस एवं पैडी नदी के संगम से बना है। लेविस हाँ लेविस एवं पैडी नदी के संगम से इसका उद्भव हुआ है। पैडी, लेविस और पैडी नदी के संगम से ये बना हुआ है और ये बेरिंग सागर में गिरती है, बेरिंग सागर में गिरती है। बेरिंग सागर, बेरिंग सागर अलास्का के कहाँ पर है? देखिए राइट में है, बगल में उसके, अलास्का के बगल में आपको दिख रहा होगा। अगला नेल्सन नदी, नेल्सन, हाँ नेल्सन, नेल्सन नदी। ये वो नदी का ही भाग है, वो नदी का भाग है, वो हाँ।
और हडसन की खाड़ी में गिरती है। हडसन की खाड़ी, हडसन खाड़ी देखिए कहाँ पर है, मैप में लेके चलिए, ये रहा, ठीक है, ये हडसन की खाड़ी में गिरती है। अगला सस्केचुआन नदी, सस्केचुआन नदी, सस्केचुआन, सस्केचुआन नदी, ये राकी पर्वत से निकलकर, ये राकी पर्वत से निकलकर राकी विनिपेग झील में गिरती है। विनिपेग, विनिपेग झील में गिरती है। विनिपेग झील में गिरती है। अगला विनिपेग, हाँ विनिपेग, विनिपेग ही बता, विनिपेग झील में गिरती है। मैप भी देखते रहिए, मैप में दिख रहा है विनिपेग झील आप लोगों को, वहां पर ये गिरती है। कहाँ है वो? अगला पीस नदी, पीस नदी, पीस नदी ये स्टिकिंग पर्वत से निकलती है। स्टिकिंग पर्वत से निकलती है और अथावास्का झील में गिरती है। अथावास्का झील में गिरती है। अथावास्का, वहाँ देखिए मैप होगा, मैप में अथावास्का है। क्या कहेंगे, इतना पढ़िए, तो इसको तो मतलब पढ़ने से ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 4-5 कितना होंगे, 6-7 होंगे रिवर, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हो गया। ये भी नहीं सिर्फ एक देश का, स्टेट यूएसए का मैंने बताया नहीं, इसमें कनाडा भी है और यूएसए भी है, यानी एक महाद्वीप का ये नदी होगी मोटी मोटा, और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो उन नदियों को पढ़ा जाएगा। छोटी नदियों को कब पढ़ा जाता है, जब कोई वर्तमान समय में कोई वहाँ पर घटना घटती है, या उस नदी में कोई डूब जा रहा है, कोई बहुत बड़ी हस्ती डूब जा रही है, या कोई बहुत बड़ा घटना घट जाती है, तो उस नदी को तब देखा जाता है। नहीं तो वो छोटी नदियाँ हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे भारत की भी हो गई कुछ नदियाँ, कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो बड़ी बड़ी हैं, जिन्हें बताया था मैंने आपका, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम, इधर वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद इधर ब्रह्मपुत्र का रीजन हो गया। उसके बाद आपका महानदी कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, और कावेरी, बगई, ये सब नर्मदा और ताप्ती। उसके बाद आपका आता है महानदी हो गया, फिर महानदी और नर्मदा ये कहाँ से निकलती हैं आपकी, जो मणिकंटक की पहाड़ी है। तो यहाँ से सब चीज़ें होती हैं। जब मोटी मोटा पहले देखना है, और उसके बाद छोटी नदियों को तब देखना है जब कोई वहाँ पर घटना घट जाए वर्तमान समय में। जैसे लगता है सालों में घटना घट रही है, कुछ दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पर उसको उस समय देखिए। इसलिए कहा जाता है न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना चाहिए, कोई मैगजीन फॉलो कर लीजिए आपको, ठीक है। तो ये मोटी नदियों को ध्यान रखना है खराब में। इसके बाद हम लोग झील देखेंगे उत्तरी अमेरिका का।
क्या देखेंगे? झील। तो पहले लिखिए ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील। ये कनाडा में है, ऊपर देखिए कनाडा में ग्रेट बियर दिख रहा होगा आपको। हाईलाइटर लेकर इस साथ में क्या करना है? हाईलाइटर लेकर करिए कोई भी, ताकि उसको हाईलाइट करिए करिए। ग्रेट बियर झील, सब लोग लिखा? सब लोग मैप देखें, सब लोग ग्रेट बियर का इसमें लिखिए। ये कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत, ये कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत, ये कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है। जिससे ये कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है, जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त क्या होता है? 66 सही 1/2 डिग्री को क्या कहते हैं? उत्तर वाले को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध वाले में उसको अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, से होकर गुजरती है। दूसरा ग्रेट सेल्यूर झील, ग्रेट सेल्यूर झील देखिए उसके जस्ट नीचे होगा, आपको मैप में देखिए देखा आप लोगों को ग्रेट सेल्यूर झील। ये भी कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है, ये भी कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है। यह स्थान तांबा और सोना के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान तांबा और सोना के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अथाबास्का झील, जस्ट उसके नीचे आइए, देख लीजिए वहां पर दिख रहा होगा अथाबास्का झील। उसके नीचे देखिए अथाबास्का झील दिखा, अथाबास्का झील। ये भी कनाडा में स्थित है, ये कनाडा में स्थित है, ये झील कनाडा में स्थित है। इस झील के उत्तरी छोर पर, इस झील के उत्तरी छोर पर यूरेनियम सिटी स्थित है, यूरेनियम सिटी स्थित है। इस झील के उत्तर में यूरेनियम सिटी स्थित है। अगला रेनडियर झील, रेनडियर झील उसके नीचे देखिए साइड में यहीं पर है रेनडियर झील। रेनडियर झील को चर्चिल नदी, रेनडियर झील को चर्चिल नदी चर्चिल चर्चिल नदी असम खाड़ी से जोड़ती है, असम की खाड़ी से जोड़ती है। अगला विनिपेग झील, विनिपेग झील
मनीटोबा में स्थित है। ये मनीटोबा, मनीटोबा में स्थित है। सस्केचुआन नदी विनिपेग में गिरती है। सस्केचुआन नदी विनिपेग में गिरती है। सस्केचुआन नदी विनिपेग में गिरती है। नेल्सन नदी द्वारा, नेल्सन नदी द्वारा इसका जल नेल्सन नदी द्वारा इसका जल उत्तर पूर्व में हडसन की खाड़ी में गिरता है। उत्तर पूर्व में हडसन की खाड़ी में गिरता है। हडसन की खाड़ी में गिरता है। अब लीजिए वृहद झीलें। वृहद झीलें कौन कौन सी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, जिनको नाम क्या करेंगे आप लोग, कैसे याद करेंगे? होम्स, क्या करेंगे? होम्स। एस से सुपीरियर, ड्यूरम, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, मिशिगन, ई से ईरी, ईरी, एस से सुपीरियर, सुपीरियर। ये 5 फिंगर लेके, ठीक है। तो होम से याद रहेगा, तो झीलों के नाम आपके याद रहेंगे। क्लियर है? भूलना नहीं है आपको। 5 झीलें कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, 5 फिंगर जो मीठे जल की हैं। सुपीरियर, सुपीरियर है, मिशिगन, मिशिगन है, ड्यूरम, ईरी है, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, हाँ जी, ये सब 5 मीठे जल हाँ मीठे जल की है, ठीक है। सुपीरियर और मिशिगन और ड्यूरम ईरी, लिखा देना है, ठीक है। इन जो 5 झीलें हैं इसमें 3 जलमार्ग हैं। सर ड्यूरन और 2 और बता दीजिए। सुपीरियर, मिशिगन, ड्यूरन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ठीक है। ये 5 झीलों से 3 जलीय क्षेत्रों का विकास हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए 3 जलीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला लिखिए, पहला नंबर पे सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस जलीमार्ग, जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दूसरा इलिनायस जलीमार्ग, इलिनायस जलीमार्ग, इलिनायस जलीमार्ग। इलिनायस जलीमार्ग जो मैक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी नदी को जोड़ती है, जो मैक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी नदी को जोड़ती है, की खाड़ी और मिसिसिपी नदी को जोड़ती है। हडसन नदी जलमार्ग, हडसन नदी जलमार्ग। इस मार्ग से न्यूयॉर्क तक पहुंचा जा सकता है। नदी मार्ग इस मार्ग से न्यूयॉर्क तक पहुंचा जा सकता है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क नाम सुना?
न्यूयॉर्क तक इस नदी के द्वारा पहुँचा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और भी झीलें हैं, ये 5 झीलें हैं, इसके अलावा और भी झीलें हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलें नतीत हो गया। अब झीलों की भी खत्म हो जाएगा कल, इसके बाद पर्वत देखा जाएगा, माउंटेन, फिर उसके अगल बगल जितने भी खाड़ी हैं और जलसंधियाँ हैं। एक एक बात, ठीक है। चलिए सर आ गए हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए।